दोस्तों टाटा स्टील की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली। बहुत दिन के बाद स्टॉक में थोड़ी सी हमें संभावना पॉजिटिव दिखने लगी है। अब कंपनी का रिजल्ट भी हमारे सामने आने वाला है। पिछला रिजल्ट कुछ कमज़ोर रहा था, क्या इस बार रिजल्ट में कुछ संभावना पॉजिटिव बनेगी? यहाँ पे जेएसडब्ल्यू स्टील और टाटा स्टील में से कौन सा बेटर है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। वैसे सरकार ने बजट में जो ऐलान बहुत सारे किए, उसका सीधा फ़ायदा स्टील सेक्टर को होगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए सरकार ने इस बार खजाने खोल दिए। ऐसे में आप देखोगे कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर स्टील के बगैर पूरा नहीं हो सकता। ऐसे में क्या आने वाले समय में स्टील सेक्टर में एक शानदार तेज़ी आ सकती है। क्या टाटा स्टील एक शानदार रिटर्न दे सकता है, क्योंकि स्टॉक अभी भी बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यू है। अपनी ऊपरी प्राइस यानी 184 से स्टॉक काफ़ी नीचे है। क्या इस लेवल पे खरीदारी करनी चाहिए, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले टाटा स्टील के कारोबार की बात कर ले तो स्टॉक की शुरुआत ही पॉजिटिव हुई 158 पर। क्लोजिंग थी कल की 157 के आसपास। इंट्राडे में 158 का ही लो है, यानी यहाँ से एक तेज़ी का वातावरण बनना शुरू हुआ, क्योंकि बाजार ने भी आज साथ दिया। बाजार में काफ़ी अच्छी तेज़ी थी, उसका फ़ायदा देखने को मिला और 162 का हाई बना दिया। और अंत में जो क्लोजिंग है वो देख लो कि 162 के आसपास रही, जहाँ पे 3.32% की शानदार तेज़ी देखने को मिली। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि काफ़ी लोगों को लग रहा है कि बाज़ार में अब बजट के बाद भारी गिरावट होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आज उन सब की जो विचार को पूरी तरह से धता बता रहे, वो बाज़ार ने एक तूफ़ानी तेज़ी बताई है, जो साबित कर रहे हैं कि अभी बाज़ार इस समय गिरावट के लिए तैयार नहीं है। हो सकता है बीच बीच में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग जरूर आएगी, लेकिन बड़ी गिरावट की संभावना अभी नहीं है। वॉल्यूम देखें तो लगभग एक जैसा है। पिछले एक महीने पहले इसका 4 करोड़ का वॉल्यूम था, सामने 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले भी देखें तो आपको वॉल्यूम है वो 4 करोड़ के आसपास ही दिखाई देगा और 2 करोड़ का डिलीवरी बेस काम हुआ। अब कल की बात कर ले तो कल 5 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, सामने 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी और आज भी 5 करोड़ का ही वॉल्यूम हुआ, यानी वॉल्यूम के अंदर एक स्टेबिलिटी है, ज़्यादा उठापटक बिल्कुल नहीं है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट है, देख सकते हो कि टाटा स्टील ने जो एक्सचेंज को जानकारी दी नोटिस के माध्यम से, कंपनी यहाँ पे देख लो कि 1 अगस्त गुरुवार के दिन अपना Q1 का रिजल्ट डिक्लेयर करने जा रही है। तो यहाँ पे इस रिजल्ट को लेकर इन्होंने अपनी इन्वेस्टर मीटिंग रखी है। तो एनालिस्टों के साथ और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के साथ में इस रिजल्ट को डिस्कस किया जाएगा। यहाँ पे देखो कि टाटा स्टील इसके लिए देखे तो जो समय रखा है, जो लाइव टेलीकास्ट होगा 1 अगस्त 2024 को 12 बजे से लेके 1:30 बजे के बीच में। और आप देखो वेबएक्स के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं, यूट्यूब के माध्यम से भी आपको पूरे रिजल्ट की जानकारी मिल जाएगी। तो देखिए कि Q1 की जो अर्निंग है वो हमारे सामने होगी और रिजल्ट के अंदर जो संभावना होगी उसको जानने की कोशिश करेंगे। वैसे अगर आप देखें तो 2024 ठीक नहीं रहा कंपनी के लिए। 2021 की बात करें तो रेवेन्यू 1.58 लाख करोड़ के आसपास था और 0.07 लाख करोड़ का कंपनी को प्रॉफिट हुआ था। 2022 में रेवेन्यू बढ़ के 2.46 लाख करोड़ तक पहुंच गया और प्रॉफिट बढ़ते हुए 0.40 लाख करोड़ तक पहुंच गया। 2023 में रेवेन्यू स्लाइटली कम हुआ, 2.45 लाख करोड़ का रेवेन्यू था और सामने 0.09 लाख करोड़ का कंपनी को प्रॉफिट हुआ। 2023 तक कंपनी को ठीक था, प्रॉफिट था, लेकिन 2024 में देखें तो रेवेन्यू भी गिरा। करीब 2.31 लाख करोड़ का कंपनी को रेवेन्यू मिला और सामने 0.04 लाख करोड़ का लॉस हो गया। तो ओवरऑल आप देख लो कि 2024 कंपनी के लिए ठीक नहीं रहा। इसके पीछे वजह ग्लोबल रीजन, स्पेशली ग्लोबल मार्केट में जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चली है उसका असर भी देखने को मिला और इंडिया के अंदर भी देखें तो डोमेस्टिक डिमांड उतनी ठीक नहीं थी और मेटल की प्राइस में अप डाउन देखने को मिला, इसका भी असर देखने को मिला। वैसे दिसंबर से जो है Q4 काफ़ी ठीक रहा है, यानी आंकड़े उत्साहवर्धक रहे। आप देख सकते हो कि जो दिसंबर क्वार्टर में टोटल इनकम थी वो 55,539 करोड़ के आसपास थी, जो मार्च 2024 में बढ़ के 58,863 करोड़ के आसपास पहुंच गई। तो यहाँ पे एक शुभ संकेत रहा। टीआई ग्रोथ में वृद्धि हुई, 0.66% डाउन था Q3 में, जो Q4 में देख लो कि 5.98% अप रहा। इसके अलावा टोटल खर्च की बात कर ले तो Q3 में 51,804 करोड़ के आसपास टोटल खर्च था। मार्च क्वार्टर में ये बढ़ के 55,249 करोड़ तक पहुंच गया। टी ग्रोथ की बात करें तो दिसंबर क्वार्टर में 14.79% डाउन था
और मार्च में ये देख सकते हो कि 6.65% अप हुआ। अभी टाटा देखें तो 3,735 करोड़ के आसपास था दिसंबर क्वार्टर में, जो मार्च क्वार्टर में थोड़ा सा कम होकर 3,614 करोड़ के आसपास रहा। और यहाँ पे अगर हम पीएटी की बात करें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो दिसंबर में 513.37 करोड़ के आसपास था, जो मार्च में बढ़ के 611.48 करोड़ तक पहुँच गया। पीएटी ग्रोथ देखें तो 19.1% अप रहा मार्च क्वार्टर में। एबिटा मार्जिन देखें तो 6.73% था दिसंबर क्वार्टर में, जो मार्च क्वार्टर में देख सकते हो कि 6.14% के आसपास रहा। नेट प्रॉफिट मार्जिन 0.92% के आसपास था दिसंबर में, जो मार्च में 1.04% के आसपास आ गया। ईपीएस देखें तो 0.42 रुपीज़ के आसपास था दिसंबर क्वार्टर में, जो मार्च क्वार्टर में 0.49 रुपीज़ के आसपास आ गया। तो कुल मिला के मार्च क्वार्टर काफ़ी ठीक था और इस बार उम्मीद है कि इससे भी बेहतर रिजल्ट आ सकता है। अब टाटा स्टील वर्सेज जेएसडब्ल्यू स्टील, दोनों में से कौन सा टेक्निकली लेवल से देखें और फंडामेंटली लेवल के हिसाब से कौन सा वैल्यूशन के हिसाब से अच्छा लग रहा है। तो जेएसडब्ल्यू स्टील और टाटा स्टील दो मेजर प्लेयर है स्टील सेक्टर के, और देख सकते हो कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई को देखो कि टाटा स्टील के स्टॉक के लिए और जेएसडब्ल्यू के लिए जो बेनिफिट दिया, इस सेक्टर के लिए जो अनाउंसमेंट किए, उसका असर देखने को मिला और दोनों ही स्टॉक के अंदर तेज़ी अच्छी बनती हुई दिखाई दी। टाटा स्टील का अगर हम यहाँ पे प्राइस बुक देखें तो आपको यहाँ पे देख दो कि पीवी रेशियो 2.20 दिखाई देगा, जबकि जेएसडब्ल्यू स्टील का जो पीवी रेशियो है वो 2.83 है। टाटा स्टील का 1 ईयर बेटा देखें तो 1.4 है, और जो इसके लिए इस सिग्नल्स है कि स्टॉक हैज़ हाई वॉलेटिलिटी इन टर्म ऑफ टेक्निकल्स। फिलहाल टाटा स्टील का स्टॉक ओवरसोल्ड जोन में है। स्टॉक देखो कि 5 डे, 150 डे और 200 मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन 10 डे, 20 डे, 30 डे, 50 डे और 100 डे मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रहा है। पिछले एक साल में 35% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है और इसका जो मार्केट कैप है 2.02 लाख करोड़ के आसपास है। दूसरी तरफ जेएसडब्ल्यू एनर्जी का अगर बेटा देखे 1 ईयर का तो 1.2 है, और इसका जो सिग्नल दिख रहा है वो हाई वॉलेटिलिटी दिखाई रहा है। फिलहाल स्टॉक 10 डे, 20 डे, 30 डे और 50 डे मूविंग एवरेज से आपको नीचे ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, लेकिन 5 डे, 100 डे, 150 डे और 200 डे मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। इस समय मार्केट कैप इसका 2.19 लाख करोड़ के आसपास है। तो यहाँ पे टाटा स्टील के टारगेट की बात करें तो यहाँ पे सेंट्रम ब्रोकिंग की तरफ से 168 का टारगेट दिया है, और प्रभुदास लीलाधर ने इसका जो टारगेट है 186 के आसपास दिया है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि संभावना पॉजिटिव है। जेएसडब्ल्यू की बात करें तो प्रभुदास लीलाधर ने इसका 1022 का टारगेट दिया है और एक्यूमुलेट करने के लिए कहा है स्टॉक को। सेंट्रम ब्रोकिंग की तरफ से इसके रेटिंग को रिड्यूस किया गया है और टारगेट 895 के आसपास रखा, जो पहले 909 के आसपास था। तो कुल मिला के देख सकते हो कि दोनों ही कंपनियों का कामकाज ठीक लग रहा है, लेकिन प्राइस के हिसाब से देखें तो टाटा स्टील में थोड़ी सी संभावना पॉजिटिव दिख रही है और ये आने वाले समय में बेहतर रिटर्न दे सकता है। यहाँ पे अगर हम इसके एनालिस्टों की राय को देखें तो फिलहाल स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल देने वाले 5 एनालिस्ट है जो लगातार बने हुए हैं। बाय की रिकमेंडेशन करने वाले 9 है जो पहले 8 थे, और होल्ड की रेटिंग देने वाले फिलहाल 8 है। सेल की रेटिंग देने वाले 3 हैं और स्ट्रॉन्ग सेल की रेटिंग देने वाले भी 3 हैं। तो इसमें बिकवाली की सलाह देने वाले 6 एनालिस्ट हैं, जबकि खरीदारी की बात करें तो यहाँ पे 22 खरीदारी की सलाह देने वाले आपको एनालिस्ट मिलेंगे। तो जो पलड़ा भारी है बिल्कुल वो खरीदारी का है, और इसीलिए आने वाले समय टाटा स्टील कमाल कर सकता है। तो निवेशकों के लिए अच्छा मौका है, खरीदारी करें, और अगर आप चाहें तो क्वार्टर 1 का इंतजार करें। क्वार्टर 1 के बाद यहाँ पे एक अच्छी तेज़ी की संभावना बन सकती है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।